इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रीस में पेरिकल्स युग। तो ग्रीस में पेरिकल्स युग, ये रहा आपका ग्रीस का चित्र है। तो ग्रीस में पेरिकल्स युग की जब चर्चा करते हैं तो पेरिकल्स युग, जिसे एथेंस का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? एथेंस का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन ग्रीस में मानव उपलब्धि के शिखर पर यह प्रतिनिधित्व करता है। 461 ईसा पूर्व से 429 ईसा पूर्व तक फैले इस युग में राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति और भौतिक गतिविधियों सहित यूनानी सभ्यता के विभिन्न पहलुओं के उल्लेखनीय कार्य इस समय दिखाई देते हैं। प्रभावी एथेनियन राजनेता और जनरल पेरिकल्स के नाम पर इस अवधि में पाश्चात्य सभ्यता पर एक स्थायी विरासत दिखाई देती है। मतलब एक बहुत अच्छा विरासत इनको मिला। आइए इस परिवर्तनकाली अवधि के दौरान राज्य और समाज के विकास के साथ साथ विज्ञान कला में क्या क्या विकास हुआ उसको हम देखने का, समझने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इन पॉइंट में देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, ग्रीस में पेरिकल्स युग की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ग्रीस में पेरिकल्स युग इस प्रकार से चार्ट आप बना के बता सकते हैं कि इस समय एथेंस का स्वर्ण युग था। इसका समय 461 ईसा पूर्व से 429 ईसा पूर्व तक का था। इस समय राजनीतिक प्रगति हुई, अर्थशास्त्र की प्रगति हुई, संस्कृति की प्रगति हुई, बौद्धिक प्रगति हुई। आप इस प्रकार से अपने हिसाब से अच्छा सा चार्ट आप बना लीजिएगा, या तो फिर आपको यदि अगर जैसा उचित लगे उस प्रकार से आप बना लीजिएगा। तो पहले है आपका राजनीतिक परिदृश्य और राज्य विकास। इस पॉइंट के अंतर्गत राजनीति और राज्य विकास में क्या क्या उन्नति इस समय दिखाई दी उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पेरिकल्स युग में एथेनियन लोकतांत्रिक का उत्कर्ष देखा गया। मतलब किसका देखा गया? उत्कर्ष देखा गया लोकतंत्र का, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता, नागरिक भागीदारी की विशेषता थी। भाई, लोकतंत्र में भागीदारी कौन लेता है? लोकतंत्र में जनता लेती है, नागरिक। एथेनियन राजनीतिक प्रणाली में असेंबली जैसे संस्थान शामिल थे, जहां नागरिक कानूनों और नीतियों का मतदान करते थे, मत किया करते थे, और 500 की परिषद होती थी जो दैनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है। एक प्रमुख राजनेता और वक्ता पेरिकल्स ने एथेंस को सबसे समृद्ध काल के दौरान मार्गदर्शन करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। मतलब एक प्रमुख कोई एक राजनेता होता था या कोई वक्ता होता था, वो क्या करता था? उसको मार्गदर्शन देता था, वही केंद्रीय भूमिका निभाता था। जैसे लोकतंत्र में होता है, जो जनता द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। एथेंस ग्रीस में प्रमुख शहर राज्य के रूप में उभरा, जिसका प्रभाव एजियन सागर और उससे आगे तक फैला। इस समय एक प्रमुख शहर के रूप में फैला एथेंस। डेलियन लीग, जो शुरू में फारसी साम्राज्य के खिलाफ एक रक्षात्मक गठबंधन के रूप में बनाई गई थी, एक एथेनियन साम्राज्य के में विकसित हुई, जिससे एथेंस अपने सहयोगियों और विषय राज्यों पर नियंत्रण केंद्रित स्थापित कर पाया। तो ये आपका दिखाई देगा जब आप राजनीतिक परिदृश्य को जब आप बनाएंगे। तो राजनीतिक परिदृश्य में क्या था? इस समय जो है लोकतंत्र का प्रभाव आपको दिखेगा। किसका प्रभाव दिखेगा? लोकतंत्र का प्रभाव दिखेगा। इस लोकतंत्र के प्रभाव में इस प्रकार से आप इसको डायग्राम बना करके ऐसा डायग्राम बना दीजिएगा। ये लोकतंत्र, इसके अंतर्गत परिषद होते थे। ये क्या हो गया? यहाँ पर परिषद होते थे। इस परिषद में क्या होता था? जो जो जनता के द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वो क्या करते थे? वो आपका प्रतिनिधि करते थे। और यहाँ पर ये जो मुख्य नेता जो होता था, जो मार्गदर्शन देता था, और ये लोकतंत्र की स्थापना इस समय थी। और जितना भी काम है वो सब कौन करता था? इस समय जो कार्य है पूरा का पूरा जनता के द्वारा ही यहाँ पर इसका भी कार्यक्रम होता था। और मतलब जनता के ऊपर ही इस पूरे नियम कानून लागू होते थे। आगे आता है डेलियन लीग, जो शुरू में फारसी साम्राज्य का एक हिस्सा था और रक्षात्मक गठबंधन के रूप में बनाई गई है ना। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक परिदृश्य या आपको 5 या 6 पॉइंट में आसानी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, जो पेरिकल्स युग है उसका आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास क्या था। एथेंस ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति, तो पहला पॉइंट आ जाएगा आर्थिक प्रगति इन्होंने की। और समुद्री व्यापार और उसके साम्राज्य से उत्पन्न राजस्व क्या था? प्रेरित था, बहुत ज़्यादा आकर्षित किया, और समुद्री व्यापार राजस्व ज़्यादा इनको मिलता था। फिर शहर राज्य वाणिज्य का केंद्र बन गया। जो इनका शहर राज्य था एथेंस, जो क्या बना? वाणिज्य का केंद्र बना। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारियों को आकर्षित करता है। मतलब ये जो क्षेत्र है क्या किया? व्यापारियों को आकर्षित किया। आर्थिक समृद्धि हुई, व्यापारियों को आकर्षित किया। इस आर्थिक उछाल ने एक संपन्न मध्यम वर्ग दिया। मतलब एक प्रकार का मध्यम वर्ग इस वर्ग ने, इस व्यवस्था ने दिया विकास में योगदान के लिए, जिसने एथेंस के राजनीति और
सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एथेंस की राजनीति और सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखेंगे आज भी कहीं भी लोकतंत्र होता है उसमें लोकतंत्र में मध्यम वर्ग ही बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई। विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिला। क्या मिला? आगे बढ़ने का अवसर मिला। धनी व्यक्तियों और राज्य के संरक्षण में कला और संस्कृति फली फूली। मतलब कला और संस्कृति क्या होती है इस समय? फली फूली। कला और संस्कृति का विकास हुआ और कला और संस्कृति एक बृहद पैमाने पर दिखाई दिया। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, आर्थिक समृद्धि करके बना लीजिएगा और चार्ट बना करके आप इसको चार्ट बना करके बिल्कुल आसानी से इस प्रकार से 4 पॉइंट जैसे मिलेंगे। जैसे आर्थिक विकास हो गया, व्यापारियों को जो था आर्थिक विकास के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, है ना। व्यापार के अलावा आपको क्या मिला? सामाजिक गतिविधि मिली। सामाजिक गतिविधि को इस प्रकार से आप पॉइंट बना करके या डायग्राम बना करके आप इसको बना सकते हैं। संरक्षण मिला, कला संस्कृति को संरक्षण मिला, ये आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये पॉइंट भी समाप्त होता है। आगे आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, विज्ञान और बौद्धिक नवाचार में क्या क्या विकास हुआ एथेनिक इस युग में। तो पेरिकल्स युग में देखते हैं, तो पेरिकल्स युग में विज्ञान और बौद्धिक जांच के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। क्या क्या? बहुत ज़्यादा ना। पाइथागोरस और यूक्लिड जैसे गणितज्ञों ने ज्यामितिक और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं क्षेत्रों में भविष्य के विकास की नींव रखी। तो ये जो गणित हम गणित पढ़ते हैं, बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं या गणित के विद्यार्थी पढ़ते हैं, इस प्रकार से तो पाइथागोरस का जो प्रमेय है ये सब किसके द्वारा दिया गया? ये सब जो है पेरिकल्स युग में यूनानियों के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से आप ABCD करके ऐसा चित्र बना करके आप बता सकते हैं कि इस प्रकार से जो गणित का जो है रूप है किसने दिया है? इसी पेरिकल्स युग में दिया है। आगे आता है हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें अक्सर पश्चिमी चिकित्सा का जनक माना जाता है। ये जो हिप्पोक्रेट्स है इसको पश्चिमी चिकित्सा का जनक माना जाता है, ने अवलोकन, निदान और नैतिक सिद्धांतों पर जोर दिया और चिकित्सा पद्धति में क्रांति ला दी। तो ये जो चिकित्सा पद्धति का भी इस समय क्या होता है? विकास होता है। ये आप क्या करेंगे? इसमें बता देंगे। चिकित्सा पद्धति का विकास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट है इसमें। इसके बाद फिर और आगे है, इसमें अरिस्टार्चस ने प्रचलित भू केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए बाद की वैज्ञानिक खोजों की आशा करते हुए ब्रह्मांड का एक सूर्य केंद्रित मॉडल तैयार किया। मतलब यूनान में क्या किया? ब्रह्मांड का सूर्य केंद्रित मॉडल इन्होंने क्या किया? तैयार किया। किसमें? पेरिकल्स युग में स्टार्ट हुआ। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे गहन दार्शनिक लोग जिसकी पूछ परख बढ़ी और नैतिक, राजनीतिक और तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा से संबंधित प्रश्नों की एक खोज करने लगे। तो इसमें दार्शनिक के क्षेत्र में भी क्या हो रही थी? विकास हो रहा था। सुकरात, प्लेटो, सुकरात का जो शिष्य था अरस्तु, सुकरात का शिष्य प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। तो इस प्रकार से एक प्रकार के दार्शनिकों का जो लाइन है यहाँ आपको दिखाई देता है। सुकरात की प्रश्न पूछने की पद्धति और आलोचना पूछताछ ज्ञान और सत्य की खोज पर्याय बन गया। मतलब सत्य की खोज करने में ज़्यादा विश्वास करने लगे और किसी पद्धति का आलोचना करना, पूछताछ करना, ये इनका पद्धति बन गया। प्लेटो की अकादमिक और अरस्तु की, ये प्लेटो ने एक अकादमिक खोला था एथेंस में, मतलब एक स्कूल टाइप का खोला था, विद्यालय खोला था। अरस्तु की लिसेयुम दार्शनिक शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरी, जिसने पूरे ग्रीस और उसके बाहर से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित किया। मतलब बाहर से लोग क्या करने के लिए आते थे? पढ़ाई करने के लिए आते थे। ठीक है, तो ये जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से इसमें भी आप इससे पहले का 3 पॉइंट आप देख चुके हैं। उस 3 पॉइंट के बाद 3 पॉइंट को जोड़ते हुए एक हो गया आपका गणित के क्षेत्र में, जो इस समय गणित के क्षेत्र में दिखाई दिया। गणित के क्षेत्र में बदलाव आया। गणित के क्षेत्र में उसके बाद गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में। तो इस अलग अलग को आप अलग अलग पॉइंट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। इधर 3 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट के बाद इधर 4 पॉइंट हो गया। आप आसानी से बहुत अच्छा आंसर इसका बना सकते हैं पॉइंट वाइज, और अच्छा डायग्राम बनाइएगा। कलात्मक उपलब्धियों की जब बात करते हैं तो पेरिकल्स युग कला के लिए स्वर्ण युग था, जो वास्तुकला, मूर्तिकला, नाटक और साहित्य में अद्वितीय उपलब्धियां को दिखाता है, अद्वितीय उपलब्धि को चिन्हित करता है। पार्थेनियन जैसी वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियाँ जो देवी एथना को समर्पित है, सुंदरता, समरूपता का अनुपात के शास्त्रीय आदर्शों का प्रतीक है। मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में मूर्ति निर्माण या तो फिर और जो कलाकृतियाँ थी वो आपको इस समय दिखाई देती हैं।
फिडियास और प्रैक्सिटेल्स जैसे मूर्तिकारों ने अद्वितीय यथार्थवाद और अभिव्यक्ति के साथ मानव रूप को चित्रित करते हुए कला के कार्यों का निर्माण किया। कला के शानदार कार्यों का इन्होंने क्या क्या निर्माण किया, तो ये आपको इसमें दिखाई देगा। कला का किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, ये विकास इस समय हो रहा है कब, पेरिकल्स युग में। एथेंस में रंगमंच का विकास हुआ। इस समय जो है एथेंस में जो है नाटक जो खेला जाते थे उसमें रंगमंच का विकास हुआ। एस्किलस, सोफोकल्स और यूरिपिड्स जैसे नाटककारों ने कालातीत त्रासदियों और हास्य का निर्माण किया, जिन्होंने मानवीय स्थिति और जीवन की जटिलताओं का पता लगाया। तो एस्किलस, सोफोकल्स और यूरिपिड्स जैसे नाटककार थे, इन्होंने क्या किया, नाटक निर्माण किया और हास्य का निर्माण किया। मिट्टी के बर्तन इस समय बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन परिष्कार और शिल्प कौशल के नए स्तर पर पहुंच गए। कलाकारों के नवीन तकनीकों और डिजाइनों के साथ इस समय प्रयोग किया गया। कलाकारों का नया तकनीक, नया डिजाइन इसमें दिखाई दिया। अब ये आपको जो कला और संस्कृति का है, इसे आपको 5 पॉइंट में आपको आंसर इसका मिला। इस 5 पॉइंट में बहुत अच्छे से आप इसका आंसर बना सकते हैं। संक्षेप में देखा जाए तो ग्रीस में पेरिकल्स युग असाधारण उपलब्धि और नवाचार का काल था, जो राज्य और समाज के उत्कर्ष के साथ साथ विज्ञान, कला और दर्शन में महत्वपूर्ण विकास की विशेषता थी। पेरिकल्स के नेतृत्व में एथेंस एक सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में अपने चरम पर पहुंच गया था और एक स्थायी विरासत छोड़ी, जो आज भी दुनिया भर को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है और लोग उसको जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से पेरिकल्स युग को पूरा समझने का प्रयास किया। आर्थिक पहलुओं को, राजनीतिक पहलुओं को, कला और साहित्य पहलुओं को, दार्शनिक पहलुओं को। दार्शनिक पक्ष यदि अगर आता है तो उसमें वही प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु को आप दिखाते हुए इसमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।